लिखवा दे पहले। हाँ बोल के लिखवा दीजिए कल जो हुआ था। सबसे पहले कल जो हुआ था उसको आप लोग लिख लेंगे। चलिए पहला हेडिंग दीजिएगा, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। चलिए लिखिएगा इसमें। पहला हेडिंग दीजिएगा, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। चलिए लिखिएगा इसमें, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र अध्ययन की वह विधा है। अर्थशास्त्र अध्ययन की वह विधा है जिसमें मनुष्य की अर्थशास्त्र अध्ययन की वह विधा है जिसमें मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाओं जिसमें मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। जिसमें मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। जबकि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यावहारिक पहलू है। जबकि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यावहारिक पहलू है। जबकि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यावहारिक पहलू है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि, व्यापार और उद्योग के अंतर संबंधों के जरिए देश में उपलब्ध संसाधनों का दोहन किया जाता है। देश में उपलब्ध संसाधनों का दोहन किया जाता है तथा नवीन संसाधनों का निर्माण किया जाता है। नवीन संसाधनों का निर्माण किया जाता है। चलिए तो डेफिनेशन हो गया अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का। चलिए आगे यहाँ पे हेडिंग दे दीजिएगा, गांधीवादी अर्थशास्त्र। गांधीवादी अर्थशास्त्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी मेंस के लिए।
गांधीवादी अर्थशास्त्र। चलिए लिखिएगा इसमें। महात्मा गांधी कोई अर्थशास्त्री नहीं थे। महात्मा गांधी कोई अर्थशास्त्री नहीं थे, बल्कि महात्मा गांधी कोई अर्थशास्त्री नहीं थे, बल्कि महात्मा गांधी ने विभिन्न माध्यमों जैसे समाचार पत्रों, लेखों, भाषणों आदि में अर्थव्यवस्था से संबंधित अपने जो विचार प्रस्तुत किए, उसी का संकलित रूप गांधीवादी अर्थशास्त्र कहलाता है। उसी का संकलित रूप गांधीवादी अर्थशास्त्र कहलाता है। गांधीवादी अर्थशास्त्र कहलाता है। विभिन्न भाषणों आदि के जरिए महात्मा गांधी के संकलित विचारों को गांधीवादी अर्थशास्त्र कहा जाता है। 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 गांधीवादी अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग गांधीवादी अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले गांधीवादी अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी के प्रमुख शिष्य जेसी कुमारप्पा, इस तरह से लिखिएगा, जेसी कुमारप्पा महात्मा गांधी के प्रमुख शिष्य जेसी कुमारप्पा ने किया था। महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों में महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों में सर्वाधिक
सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण न्यासवाद का सिद्धांत, न्यासवाद का सिद्धांत इस तरह से लिखाता है न्यासवाद, न्यासवाद, न्यासवाद का सिद्धांत। न्यासवाद को अंग्रेजी में ट्रस्टीशिप कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको, क्या कहा जाता है? ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप थ्योरी। न्यासवाद का सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, न्यासवाद का सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने न्यासवाद का सिद्धांत, महात्मा गांधी ने न्यासवाद का सिद्धांत, न्यासवाद का सिद्धांत अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास, न्यासवाद का सिद्धांत अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास, अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था, अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था। ध्यान रखिएगा, यहां पे ईस्वी नहीं लिखवाए हैं, लेकिन ईस्वी था 1903। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था। महात्मा गांधी का न्यासवाद का सिद्धांत, महात्मा गांधी का न्यासवाद का सिद्धांत, महात्मा गांधी का न्यासवाद का सिद्धांत महात्मा गांधी का न्यासवाद का सिद्धांत सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय तथा समानता पर आधारित है, सामाजिक आर्थिक न्याय तथा समानता पर आधारित है, सामाजिक आर्थिक न्याय तथा समानता पर आधारित है। जिस समय विश्व में, जिस समय विश्व में, जिस समय विश्व में मार्क्सवादी विचारों, जिस समय विश्व में मार्क्सवादी विचारों, मार्क्सवादी विचारों, मार्क्सवादी विचारों का प्रचार हो रहा था, मार्क्सवादी विचारों का प्रचार हो रहा था, मार्क्सवादी विचारों का प्रचार हो रहा था तथा इन विचारों के तहत, तथा इन विचारों के तहत, तथा इन विचारों के तहत जिस प्रकार से, जिस प्रकार से इन विचारों के तहत जिस प्रकार से वर्ग संघर्ष को, जिस प्रकार से वर्ग संघर्ष को मान्यता प्रदान की गई थी, मान्यता प्रदान की गई थी, वर्ग संघर्ष को मान्यता प्रदान की गई थी, जिससे सामाजिक व्यवस्था के, जिससे सामाजिक व्यवस्था के, सामाजिक व्यवस्था के अस्थिर हो जाने,
सामाजिक व्यवस्था के अस्थिर हो जाने का संकट विद्यमान था। अस्थिर हो जाने का संकट विद्यमान था। का संकट विद्यमान था। महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने अपने न्यासवाद के सिद्धांत में महात्मा गांधी ने अपने न्यासवाद के सिद्धांत में वर्ग समन्वय को मान्यता प्रदान की। वर्ग समन्वय को मान्यता प्रदान की। मान्यता प्रदान की। पैरा चेंज कर लीजिएगा। मान्यता प्रदान की, पैरा चेंज करके लिखिएगा। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा यहां से। गांधी जी के न्यासवाद के सिद्धांत के अनुसार 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 पूंजीपति न्यासवाद के सिद्धांत के अनुसार पूंजीपति पूंजी का स्वामी न होकर पूंजीपति पूंजी का स्वामी न होकर पूंजी का स्वामी न होकर पूंजी का ट्रस्टी मात्र है। पूंजी का ट्रस्टी मात्र है। पूंजी का ट्रस्टी मात्र है। अर्थात ट्रस्टी मात्र है। अर्थात पूंजीपतियों के लिए यह आवश्यक है। अर्थात पूंजीपतियों के लिए यह आवश्यक है। आवश्यक है कि वे अपने आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात कि वे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात कि वे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष संपत्ति को आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष संपत्ति को समाज के ऊपर खर्च करे। समाज के ऊपर खर्च करे। समाज के ऊपर खर्च करे जिससे कि सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो सके। जिससे कि सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो सके। इसके अतिरिक्त गांधी जी लघु एवं श्रम प्रधान उद्योगों के पक्षधर थे। 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 जिसके जरिए देश में गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का अंत किया जा सकता है। जैसी समस्याओं का अंत किया जा सकता है।
बीपीएससी मेंस में अगर हम बात करें तो बीपीएससी मेंस में यहाँ पे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये भी हो सकता है कि आप महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। या क्वेश्चन यहां पे ये भी दे सकता है कि महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों को स्पष्ट करते हुए महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन का यहाँ पे दोनों फॉर्म हो सकता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहे तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आप महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों से क्या समझते हैं, या महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। या फिर इसी को थोड़ा सा अगर अप्लाइड करना चाहे तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बना सकता है कि महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। तो ये दो क्वेश्चन है आप लोग के लिए। इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, और जहां पे दिक्कत होगा फिर हम उसको देखेंगे। एक टॉपिक हम यहाँ पे आप लोगों को करवाए थे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। इसको हिंदी में कहते हैं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। बताया तो सब कुछ याद होगा। समझने में किसी को कोई दिक्कत भी है? चलिए लिख लीजिएगा इसको, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। यहां पे सबसे पहले दीजिएगा ये क्या है। यहां पहला हेडिंग दीजिएगा CSR क्या है, या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। चलिए लिखिएगा इसमें कंपनियां प्रकृति प्रदत्त संसाधनों, कंपनियां प्रकृति प्रदत्त इस तरह से होता है,
प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करती हैं। प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करती हैं। कंपनियां प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करती हैं तथा इसके जरिए वे लाभ अर्जित करती हैं। इसके जरिए वे लाभ अर्जित करती हैं। लाभ अर्जित करती हैं। कंपनियों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है जिससे समाज को नुकसान होता है। समाज को नुकसान होता है। समाज को नुकसान होता है। लेकिन कंपनियां इन सामाजिक नुकसानों की भरपाई नहीं करती हैं। सामाजिक नुकसानों की भरपाई नहीं करती हैं। अतः कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनियों को इन नुकसानों की भरपाई का निर्देश देती हैं। इन नुकसानों की भरपाई का निर्देश देती हैं। जैसे एक एग्जांपल जैसे आप यहां पे देख लीजिए एक एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी है, वो कंपनी लोहा का निर्माण करता है या स्टील प्लांट है हमारा। उस स्टील प्लांट में लोहा को गलाने के लिए कोयला का प्रयोग होगा और कोयला के कारण क्या होगा, पर्यावरण को क्षति पहुंचेगा। ठीक है ना। तो ऐसा परिस्थिति में जो वहां पे रहने वाला जो लोग होगा उसी खराब पर्यावरण में रहने के लिए विवश होगा। और जब पर्यावरण प्रदूषित होगा, जब वातावरण हमारा प्रदूषित होगा तो कई तरह की बीमारियां भी वहां पे फैलेंगी। मतलब जहां तक समाज का सवाल रह गया तो समाज को तो इससे नुकसान पहुंचना है, लेकिन कंपनी उस नुकसान का भरपाई नहीं कर रही है। तो जहां तक CSR का बात रह गया तो CSR जो है हमारा, ये इसी नुकसान का भरपाई करता है। CSR कब लाया गया था? 2014 में लिखा हम 2019 में ना? हाँ उसका संशोधन हुआ था 2019 में। हाँ, आते हैं सब टॉपिक पे आएंगे हम। ठीक। अब यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा कि CSR किस पर लागू होता है।
किस पर लागू होता है? किस पर लागू होता है? चलिए इसमें लिखिएगा। CSR उन कंपनियों पर लागू होती हैं। CSR उन कंपनियों पर लागू होती हैं। CSR उन कंपनियों पर लागू होती हैं। उन कंपनियों पर लागू होती हैं जिनका टर्नओवर 500 करोड़, जिनका टर्नओवर 500 करोड़, टर्नओवर 500 करोड़ या वार्षिक आय 1000 करोड़, या वार्षिक आय 1000 करोड़, या वार्षिक आय 1000 करोड़, या शुद्ध लाभ 5 करोड़ हो, या शुद्ध लाभ 5 करोड़ हो, या शुद्ध लाभ 5 करोड़ हो। देखिए यहां पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो टॉपिक हम लिए हैं यहाँ पे, हम इसलिए नहीं लिए हैं कि भाई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही का टॉपिक है, बल्कि अगर आप जैसे हम आपको गांधीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताए, और गांधीवादी अर्थव्यवस्था का जहां तक प्रासंगिकता का सवाल रह गया है, तो प्रासंगिकता वाला जो टॉपिक होगा ना, उस टॉपिक में कंटेंट के रूप में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। समझिएगा मेरी बातों को। हम आपसे ये कह रहे हैं कि भाई जो गांधीवादी अर्थशास्त्र होता है, जो होता है हमारा, ठीक है ना, उससे उसमें अगर प्रासंगिकता का टॉपिक अगर आपसे पूछा जाता है, तो उस प्रासंगिकता वाले टॉपिक में आप इसको कंटेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहां पे इस चीज को आना जरूरी होगा। CSR किस पर लागू होता है? अब यहाँ पे हेडिंग अभी अपनी हेडिंग दे दीजिएगा कि CSR से प्राप्त राशि, CSR से प्राप्त राशि कहां खर्च की जाती है? कहां खर्च की जाती है? कितना परसेंट जो मतलब बताएं कितना कंपनी का प्रॉफिट होता है 5 करोड़ 10 करोड़, हाँ, तो उसका असर पर कितना परसेंट राशि खर्च होता है सीसा उसका कंपनी? देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कंपनी का जो 3 साल का जो औसत लाभ होता है, 3 साल का औसत लाभ, और इस लाभ का कम से कम 2% आते हैं, हम सब टॉपिक पे आएंगे। चलिए लिखिएगा इसमें, CSR से प्राप्त राशि कहां खर्च की जाती है। चलिए लिखिएगा इसमें, CSR के संबंध में, CSR के संबंध में, CSR के संबंध में, CSR के संबंध में सरकारी दिशा निर्देशों, CSR के संबंध में सरकारी दिशा निर्देशों, सरकारी दिशा निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है, सरकारी दिशा निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है, यह स्पष्ट किया गया है कि कंपनियां, यह स्पष्ट किया गया है कि कंपनियां
कि कंपनियां अपने 3 साल के औसत लाभ, कि कंपनियां अपने 3 साल के औसत लाभ, अपने 3 साल के औसत लाभ का 2%, 3 साल के औसत लाभ का 2%, औसत लाभ का 2%, विभिन्न मदों, औसत लाभ का 2%, विभिन्न मदों, विभिन्न मदों जैसे, विभिन्न मदों जैसे पर्यावरण विकास, जैसे पर्यावरण विकास, पर्यावरण विकास, स्वास्थ्य, कॉमा दे के लिखिएगा, पर्यावरण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, शिक्षा, गरीबी, गरीबी, भुखमरी, भुखमरी, कुपोषण, कुपोषण, गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, मातृ एवं शिशु संरक्षा, मातृ एवं शिशु सुरक्षा, मातृ एवं शिशु सुरक्षा आदि मदों में खर्च करेंगी, आदि मदों में खर्च करेंगी, आदि मदों में खर्च करेंगी। आदि मदों में खर्च करेंगी। सीएसआर से संबंधित यह नियम, सीएसआर से संबंधित यह नियम अप्रैल 2014 से लागू हैं, अप्रैल 2014 से लागू हैं, अप्रैल 2014 से लागू हैं, तथा सन 2019 में, तथा सन 2019 में, तथा सन 2019 में, तथा सन 2019 में इसमें संशोधन के जरिए, सन 2019 में इसमें संशोधन के जरिए, इसमें संशोधन के जरिए यह स्पष्ट किया गया, यह स्पष्ट किया गया, यह स्पष्ट किया गया, यह स्पष्ट किया गया कि यदि कोई कंपनी सीएसआर के नियमों का अनुपालन, सीएसआर के नियमों का अनुपालन नहीं करती हैं, अनुपालन नहीं करती हैं, तथा वे निर्धारित राशि, अनुपालन नहीं करती हैं, तथा वे निर्धारित राशि को संबंधित मदों में खर्च नहीं करती हैं, संबंधित मदों में खर्च नहीं करती हैं, संबंधित मदों में खर्च नहीं करती हैं, तो उन्हें खर्च नहीं करती हैं, तो उन्हें निर्धारित राशि को, तो उन्हें निर्धारित राशि को राष्ट्रीय राहत कोष, तो उन्हें निर्धारित राशि को राष्ट्रीय राहत कोष, राष्ट्रीय राहत कोष में जमा कराना होगा, राष्ट्रीय राहत कोष में जमा कराना होगा। जैसे आप नहीं, जैसे कोई कंपनी अगर खर्च नहीं करेगी तो कंपनी सरकार को दे देगी,
और सरकार अपने हिसाब से उस राशि को खर्च करेगी। बस यहाँ पे इसका मतलब यही है। और यहाँ पे कुछ दिक्कत की नहीं को? सर जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट जैसा स्कीम है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति प्लस का सब में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो भी इशू है हमारा, ठीक है ना, तो सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए हर इशू में इसको खर्च करना है। अब जहां पे खर्च करना चाहें, जैसे आप कह रहे हैं महिला सुरक्षा का बात कर रहे हैं, तो महिला सुरक्षा में या महिला सशक्तिकरण में स्वास्थ्य भी आता है। महिला स्वास्थ्य हो गया, महिला शिक्षा हो गया, ठीक है ना भाई। देखिए, अब जहां तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सवाल रह गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, भ्रूण हत्या को रोकना है और बेटी को हमको सशक्त बनाना है। सशक्त हम बनाएंगे कैसे? तो स्त्री शिक्षा के जरिए, ठीक है ना, उसको पॉलिटिकल तौर पर, उसको इकोनॉमिकल तौर पर, उसको सोशल तौर पर हमको स्ट्रांग बनाना है। सशक्तिकरण यही होता है ना, और यही उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। जेंडर इक्वलिटी, देखिए, जहां तक जेंडर इक्वालिटी का सवाल रह गया, इसको लैंगिक समानता कहा जाता है, ठीक है। तो लैंगिक समानता कहने का हमारा मतलब ये होता है कि भाई स्त्री और पुरुष के बीच का जो भेदभाव है ना, उस भेदभाव को खत्म करना है, ठीक है ना। और इसी चीज को हमको यहाँ पे एक नीति के रूप में लागू करना है। यही हमारा जेंडर इनइक्वालिटी कहलाता है। इक्वलिटी मतलब कोई ना कोई तो होगा ना, भारत सरकार का स्कीम क्या जेंडर इक्वालिटी के लिए? स्कीम कुछ भारत सरकार का। जैसे संविधान के अनुच्छेद 39 में कहा गया है ना, अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतनदेही होगा। क्या है ये? जेंडर इक्वालिटी है ये। अब यहाँ पे महिला और पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं करना है, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे एक कंपनी है हमारा, कोई कंपनी है हमारा ए, ठीक है ना, इस कंपनी में दो तरह का वर्कर काम कर रहा है, मतलब सेम काम कर रहा है दोनों। एक वर्कर हमारा बी है, एक वर्कर हमारा सी है। बी और सी दोनों सेम काम करता है, लेकिन बी जेंट्स है और सी लेडीज है, ठीक है ना। तो आप इन दोनों में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मतलब इन दोनों के साथ आपको भेदभाव नहीं करना। ऐसा नहीं कि ये बी महिला है इसलिए हम इसको कम देंगे और सी पुरुष है इसलिए हम इसको अधिक देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जहां तक जेंडर इक्वालिटी का सवाल रह गया, तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब यही होता है हमारा कि भाई स्त्री और पुरुष के बीच का जो भेदभाव है हमारा, उस भेदभाव को हमको खत्म कर देना है। महिला को पुरुष के बराबर ले जाकर खड़ा कर देना है, ठीक है ना। यही जेंडर इक्वालिटी होता है। और जहां तक असमानता, भाई हम भारत का बात करें तो भारत में लैंगिक असमानता, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं व्यावहारिक तौर पर अगर हम देखें तो हर जगह दिखाई देगा आपको। चलिए नीचे हेडिंग दीजिएगा। एक टॉपिक करवाए थे आप लोग को हम, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, याद होगा इसमें सब कुछ। हम आप लोग को यह भी बता रहे थे कि जनरली अर्थव्यवस्था का कितना क्षेत्रक होता है? 3 क्षेत्रक, लेकिन कहीं कहीं आप लोग को मिल जाएगा 5 क्षेत्रक। तो 3 क्षेत्रक और 5 क्षेत्रक दोनों में करना है, ठीक है ना। बस माइनर अंतर है दोनों में, और उस अंतर को समझना है यहाँ पे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसमें पहला दीजिएगा प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक, चलिए लिखिएगा इसमें, जिन आर्थिक क्रियाओं के दौरान, जिन आर्थिक क्रियाओं के दौरान, जिन आर्थिक क्रियाओं के दौरान मनुष्य
जिन आर्थिक क्रियाओं के दौरान मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के सीधे उपयोग के जरिए प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के सीधे उपयोग के जरिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उपयोग के जरिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसे प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। उसे प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। उसे प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। कृषि कृषि पशुपालन कृषि पशुपालन मत्स्यन आखेट आखेट मतलब होता है शिकार। आखेट संग्रहण खनन जैसी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल की जाती हैं। प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल की जाती हैं। जैसी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल की जाती हैं। यद्यपि विश्व के लगभग सभी भागों में प्राथमिक क्रियाएं की जाती हैं। लेकिन एशिया अफ्रीका दक्षिण अमेरिका ध्रुवीय प्रदेशों जैसे क्षेत्रों में प्राथमिक क्रियाओं का प्रचलन अधिक है। प्राथमिक क्रियाओं का प्रचलन अधिक है। प्राथमिक क्रियाओं का प्रचलन अधिक है। प्राथमिक क्रियाएं अधिकांशतः परंपरागत तौर पर संपन्न की जाती हैं। परंपरागत तौर पर संपन्न की जाती हैं। चलिए दूसरा में आइए। द्वितीयक क्षेत्रक चलिए लिखिएगा इसमें। द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत
द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का, द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उसे परिष्कृत अथवा रूप परिवर्तन, परिष्कृत अथवा रूप परिवर्तन कर उसका उपयोग किया जाता है, रूप परिवर्तन कर उसका उपयोग किया जाता है। चूंकि परिष्करण अथवा रूप परिवर्तन, चूंकि परिष्करण अथवा रूप परिवर्तन उद्योगों में ही संभव हो पाता है, परिष्करण अथवा रूप परिवर्तन उद्योगों में ही संभव हो पाता है, अतः द्वितीयक क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। चलिए तीसरा दीजिएगा, तृतीयक क्षेत्रक, टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्रक। चलिए लिखिएगा इसमें, तृतीयक क्षेत्रक में शामिल, तृतीयक क्षेत्रक में शामिल श्रमिक, तृतीयक क्षेत्रक में शामिल श्रमिक, तृतीयक क्षेत्रक में शामिल श्रमिक उत्पादन में सीधे भाग नहीं लेते हैं, उत्पादन में सीधे भाग नहीं लेते हैं, उत्पादन में सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि अपने कार्यकुशलता के जरिए, बल्कि अपने कार्यकुशलता के जरिए उत्पादन को प्रभावित करते हैं, बल्कि अपने कार्यकुशलता के जरिए उत्पादन को प्रभावित करते हैं, कार्यकुशलता के जरिए उत्पादन को प्रभावित करते हैं। अतः तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। यातायात, संचार, व्यापार जैसी क्रियाएं तृतीयक क्षेत्रक में शामिल की जाती हैं, जैसी क्रियाएं तृतीयक क्षेत्रक में शामिल की जाती हैं।
शामिल की जाती हैं। चलिए चौथा में लीजिएगा चतुर्थक क्षेत्रक। चतुर्थक क्षेत्रक, चतुर्थक क्षेत्रक। कुछ अर्थशास्त्री, कुछ अर्थशास्त्री, कुछ अर्थशास्त्री सेवाओं को दो भाग में विभाजित करते हैं। सेवाओं को दो भागों में विभाजित करते हैं। दो भागों में विभाजित करते हैं। ऐसे में प्रत्यक्ष सेवाएं, ऐसे में प्रत्यक्ष सेवाएं तृतीयक क्षेत्रक में, प्रत्यक्ष सेवाएं तृतीयक क्षेत्रक में, तृतीयक क्षेत्रक में, जबकि अप्रत्यक्ष सेवाएं, जबकि अप्रत्यक्ष सेवाएं, जबकि अप्रत्यक्ष सेवाएं चतुर्थक क्षेत्रक में शामिल की जाती हैं। चतुर्थक क्षेत्रक में शामिल की जाती हैं। नेतागिरी, नेतागिरी, नेतागिरी शिक्षण, नेतागिरी शिक्षण, अनुसंधान, अनुसंधान, पुलिस, पुलिस, डॉक्टर, डॉक्टर आदि इसी प्रकार की अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं। आदि इसी प्रकार की अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं। अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं जिन्हें चतुर्थक क्षेत्रक में, जिन्हें चतुर्थक क्षेत्रक में शामिल किया जाता है। चतुर्थक क्षेत्रक में शामिल किया जाता है। चलिए अंतिम और पांचवा दीजिए यहां पे पंचक क्षेत्रक। पंचक क्षेत्रक माने पांचवा क्षेत्रक। पंचक क्षेत्रक, पंचक क्षेत्रक में शामिल, पंचक क्षेत्रक में शामिल श्रमिकों की संख्या, पंचक क्षेत्रक में शामिल श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या सबसे कम होती है। श्रमिकों की संख्या सबसे कम होती है। सबसे कम होती है तथा ऐसे श्रमिक, तथा ऐसे श्रमिक, तथा ऐसे श्रमिक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक में, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक में, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक में शीर्ष पदों पर, शीर्ष पदों पर काबिज होते हैं। शीर्ष पदों पर काबिज होते हैं। शीर्ष पदों पर काबिज होते हैं। एगो चीज ध्यान रखिएगा यहां पे, सार्वजनिक कहने का मतलब होता है सरकारी, और निजी तो समझते ही है प्राइवेट। निजी मतलब हुआ व्यक्तिगत, कोई व्यक्ति विशेष का। चलिए लिखिएगा आगे, पंचक क्षेत्रक में, पंचक क्षेत्रक में शामिल श्रमिकों के निर्णय, शामिल श्रमिकों के निर्णय मात्र से उत्पादन पर,
असर पड़ता है। निर्णय मात्र से उत्पादन पर असर पड़ता है। चलिए यहां पे दो टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट बच रहा है। एक तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, और दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। ये जो टॉपिक आपको जो होगा ये समझने में काम आएगा, और ये जो टॉपिक है ये आपको मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछने का संभावना अधिक होता है। चलिए आगे टॉपिक में बढ़े हम लोग। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। देखिए अगर हम अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण का बात करते हैं तो राज्य या सरकार की अगर भूमिका के आधार पर देखें तो जो अर्थव्यवस्था होता है हमारा ये मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। कहने का मतलब ये कि सरकार के या राज्य के भूमिका के आधार पर अगर हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करना चाहें तो अर्थव्यवस्था जो है हमारा ये मुख्यतः तीन प्रकार का होगा। पहला समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे पहला समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता का बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे पहला विशेषता ये होता है कि यहाँ राज्य या सरकार का जो भूमिका होता है ये सर्वोपरि होता है। सरकार की भूमिका यहाँ पे क्या होगा? सर्वोपरि होगा। कहने का मतलब ये कि अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था का बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो भी निर्णय हमारा होता है, ठीक है ना, ये सारा का सारा निर्णय कौन करती है? सरकार करती है। कहने का मतलब ये कि भाई यहाँ पे सरकार के अतिरिक्त, ठीक है ना, जहां तक निजी क्षेत्र या फिर बाजार व्यवस्था का सवाल रह गया, ठीक है ना, तो निजी क्षेत्र या बाजार व्यवस्था को निर्णय लेने का अनुमति नहीं होता है। मतलब किस वस्तु का उत्पादन होगा, किसके लिए उत्पादन होगा और कितना उत्पादन होगा, ये बाजार तय नहीं करेगा, बल्कि ये तय कौन करेगा? तो सरकार तय करेगी। ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को देखें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का जो भूमिका होगा ये सर्वोपरि होगा, और यहाँ पे जो भी निर्णय करना होगा अर्थव्यवस्था के संबंध में ये सारा का सारा निर्णय कौन करेगा? तो सरकार करेगी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें कि भाई कुछ जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है हमारा, वहां पे अगर हम बात करें तो निजी पूंजी का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया जाता है। जैसे अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान देखिएगा तो
आपका जैसे विश्व में अगर हम विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो आपका पूर्व सोवियत संघ हो गया, आपका पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया, आपका क्यूबा हो गया। तो इस तरह का जो समाजवादी विचारधारा वाला जो देश है, यहाँ पे निजी पूंजी का क्या किया गया, उन्मूलन कर दिया गया, ठीक है ना। और इसके पश्चात अगर हम बात करें कि सारा का सारा संपत्ति जो है हमारा, ये राज्य के स्वामित्व में चला गया, और उस संपत्ति का जो परिचालन है ये राज्य के माध्यम से ही हुआ। कहने का मतलब ये कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख विशेषता ये होता है कि यहाँ पे जो भी निर्णय होता है अर्थव्यवस्था के संबंध में, ये निर्णय कौन करता है, तो सरकार करती है, ठीक है ना। तो जहां पे भी इस तरह का विशेषता आपको दिखाई दे, ये सारा का सारा जो अर्थव्यवस्था होगा हमारा क्या होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगर हम दूसरा को देखें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा विशेषता ये कि यहाँ पे सरकार का जो भूमिका होगा ये गौण होगा। गौण, और बाजार का भूमिका यहाँ पे सर्वोपरि। बाजार की भूमिका सर्वोपरि। जैसे देखिए, हम पहले बताए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता क्या है, तो राज्य या सरकार का भूमिका सर्वोपरि होगा। लेकिन जहां तक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बात रह गया, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा विशेषता ये होता है कि यहाँ पे सरकार की भूमिका क्या होती है, गौण होती है। जबकि जो बाजार तंत्र होता है हमारा, उस बाजार तंत्र की भूमिका सर्वोपरि होती है। यहाँ पे सरकार का काम क्या है, तो सरकार का काम केवल कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है, और इसके बाद जो भी निर्णय करना है हमारा, ये निर्णय सीधे सीधे बाजार के द्वारा होगा। मतलब बाजार में जो प्रचलित मांग और पूर्ति का शक्ति है हमारा, यही तय करेगा कि किस वस्तु का उत्पादन होगा, किसके लिए उत्पादन होगा और कितना उत्पादन होगा। तो जिस अर्थव्यवस्था में बाजार तंत्र की भूमिका सर्वोपरि हो, वो अर्थव्यवस्था हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। जिस अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका सर्वोपरि हो, वो अर्थव्यवस्था हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब इन दोनों के अतिरिक्त अगर हम देखें तो एक और कंसेप्ट आता है हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब यहाँ पे एक टर्म है मिश्रित। मिश्रित मतलब मिला हुआ, मतलब इसमें दोनों का विशेषता दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ विशेषता आपको समाजवादी का दिखाई देगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का दिखाई देगा, और कुछ विशेषता जो होगा आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दिखाई देगा। जहां तक मिश्रित अर्थव्यवस्था का बात रह गया, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता भी मौजूद होगा, और समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता के साथ साथ जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता है आपका, ये भी मौजूद होगा। तो जिस अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता मौजूद हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब यहाँ पे अगर हम कहना चाहें तो यहाँ पे हम स्पष्ट कह सकते हैं कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्रक प्लस निजी दोनों मौजूद होता है। और जहां तक निजी क्षेत्र का बात रह गया, तो निजी क्षेत्र जो होता है ये सार्वजनिक क्षेत्र का सहायक के रूप में होता है। जैसे अगर हम भारत का बात करें तो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, और आजादी के जस्ट बाद मतलब 1948 में
भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित किया गया। और उसी औद्योगिक नीति में अगर हम कहें तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया कि भारत का जो अर्थव्यवस्था होगा हमारा, ये मिश्रित प्रकार का अर्थव्यवस्था होगा। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था में पूंजी लगाने का जो जिम्मेवारी होगा ये सरकार का भी होगा, और सरकार के साथ साथ जो निजी पूंजीपति है हमारा, ये भी अपना पूंजी इन्वेस्ट कर सकता है, ये भी अपना पूंजी लगा सकता है। तो जिस अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था का विशेषता दिखाई दे, यही अर्थव्यवस्था हमारा क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि जहां पे समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिला जुला रूप दिखाई दे रहा हो, यही अर्थव्यवस्था हमारा क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे आपको यह भी देखना पड़ेगा कि 1947 से लेके 1991 तक हमारा स्थिति क्या था, और 1991 से लेके अभी तक वर्तमान तक स्थिति क्या है। तो अब सबसे पहला चीज कि 1947, अब इसको समझने के लिए जरूरी हो जाएगा आपके लिए कि आप लोग पहले ये समझिए कि 1947 से लेके वर्तमान तक हमारे यहाँ हुआ क्या क्या है। तो जब इस चीज को समझ लीजिएगा तो समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मतलब अगर हम बात करते हैं तो किसका क्या स्थिति था, मतलब दोनों का क्या पोजीशन था देश में, ठीक है ना, इसको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए हेडिंग दे दीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, लिख लीजिए इसको। बहुत ज्यादा हम फोकस नहीं है, ये समझने के लिए जरूरी है। आप लोग इसको अगर समझ लेते हैं तो आगे चीज को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहला टॉपिक दीजिएगा यहाँ पे, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। चलिए लिखिएगा इसमें, राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर, राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर, राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्थाएं मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। अर्थव्यवस्थाएं मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। पहला समाजवादी अर्थव्यवस्था, पहला समाजवादी अर्थव्यवस्था। पहला समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा हो जाएगा आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा हो जाएगा आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा हो जाएगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहला समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसमें पहला दीजिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। चलिए लिखिएगा इसमें, जिन अर्थव्यवस्थाओं में
जिन अर्थव्यवस्थाओं में राज्य या सरकार, जिन अर्थव्यवस्थाओं में राज्य या सरकार की भूमिका सर्वोपरि हो, राज्य या सरकार की भूमिका सर्वोपरि हो, राज्य या सरकार की भूमिका सर्वोपरि हो, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में, समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में, समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में बाजार तंत्र को समाप्त कर दिया जाता है। बाजार तंत्र को समाप्त कर दिया जाता है। बाजार तंत्र को समाप्त कर दिया जाता है तथा सभी निर्णय, तथा सभी निर्णय, तथा सभी निर्णय राज्य अथवा सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। सभी निर्णय राज्य अथवा सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। राज्य या सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। चलिए दूसरा दीजिएगा यहां पे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए लिखिएगा इसमें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में राज्य अथवा सरकार की भूमिका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में राज्य अथवा सरकार की भूमिका गौण होती है। राज्य अथवा सरकार की भूमिका गौण होती है। राज्य अथवा सरकार की भूमिका गौण होती है। जबकि जबकि बाजार तंत्र की भूमिका, जबकि बाजार तंत्र की भूमिका, बाजार तंत्र की भूमिका सर्वोपरि होती है। बाजार तंत्र की भूमिका सर्वोपरि होती है। सर्वोपरि होती है तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित, तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित, तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय, अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय बाजार के द्वारा लिया जाता है। बाजार के द्वारा लिया जाता है। बाजार के द्वारा लिया जाता है। अर्थात अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं लेसेज फेयर, लेसेज फेयर, ऐसे लिखिएगा, लेसेज, लेसेज फेयर, लेसेज फेयर के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। लेसेज फेयर के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। लेसेज फेयर का मतलब होता है अहस्तक्षेप की नीति। अहस्तक्षेप, कहने का मतलब ये, अहस्तक्षेप कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ सरकार का हस्तक्षेप न के बराबर होता है। मतलब अर्थव्यवस्था में जो भी निर्णय करना होगा, ये निर्णय कौन करेगा? तो खुद बाजार करेगा। चलिए तीसरा दीजिएगा इसमें।
मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित, चलिए लिखिएगा इसको, लिखिएगा इसको, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था उन अर्थव्यवस्थाओं को कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था उन अर्थव्यवस्थाओं को कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था उन अर्थव्यवस्थाओं को कहा जाता है, उन अर्थव्यवस्थाओं को कहा जाता है जिसमें 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 समाजवादी, जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी, जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता, दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता मौजूद हो, मौजूद हो, मौजूद हो, अर्थात 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 जिन अर्थात अर्थात इन अर्थव्यवस्थाओं में, अर्थात इन अर्थव्यवस्थाओं में, अर्थात इन अर्थव्यवस्थाओं में निजी क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक, इन अर्थव्यवस्थाओं में निजी क्षेत्रक एवं सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक एवं सार्वजनिक क्षेत्रक, सार्वजनिक क्षेत्रक दोनों एक साथ विद्यमान होते हैं, दोनों एक साथ विद्यमान होते हैं, यहां पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आप लोगों को, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, लिखिएगा इसको, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के द्वारा, भारत के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का, को अपनाने का क्या कारण था, क्या कारण था, तथा इसके जरिए, तथा इसने, तथा इसने, तथा इसने देश के आर्थिक विकास को, देश के आर्थिक विकास को, इसने देश के आर्थिक विकास को किस तरह से प्रभावित किया, किस तरह से प्रभावित किया, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे देश का विशेषता है, और इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है आपका। लिखने का प्रयास कीजिएगा, जहां पे दिक्कत होगा फिर देखेंगे इसको। और बाकी एक टॉपिक इसमें और बच रहा है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, इसको अगले क्लास में देखेंगे हम लोग। चलिए, धन्यवाद।